CH22 पहली रसोई और युग का गुस्सा और पागलपन। पहली रसोई और युग का गुस्सा और पागलपन। कशिश प्यार से, मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों जाओ, मैं सब तैयार कर लूंगी। कशिश के इतना कहने पर दोनों मुंह लटकाए चले गए। वही कशिश सोचने लगी कि आज क्या बना। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। स्टडी रूम। इस वक्त पूरे रूम में अजीब सा सन्नाटा था। वही हेड चेयर सीट पर युग और सामने के चेयर पर रेयांश और त्रिश बैठे थे और वीडियो कॉल पर माहिर के साथ चारों कुछ डिस्कस कर रहे थे। त्रिश कुछ पढ़ रहा था, फिर रुककर सीरियसनेस के साथ बोला, भाई, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ड्रग इंडिया सप्लाई होता है, लेकिन कहाँ? आखिर उन सब का मकसद क्या है? इस तरह पहले क्लू देते हैं, फिर वो सब गायब हो जाते हैं। उसकी बात रेयांश ने सर्द आवाज के साथ कहा, क्योंकि त्रिश वो यही चाहते हैं कि हम सब उसके मुताबिक चले। त्रिश कंफ्यूजन के साथ, मतलब भाई? माहिर बीच में बोलता है, मतलब वो हमें भटका रहे हैं। और उस दिन जिस तरह युग की शादी की बात उस इकबाल को पता थी, हो ना हो वो कोई अपने घर से ही है। रेयांश परेशान होते हुए, पर माहिर ये हो कैसे सकता है? हम जब भी किसी को अपने काम के लिए सिलेक्ट करते हैं, तब उसके परिवार को अपने अंडर कर लेते हैं, ताकि अगर कोई हमें धोखा देने के बारे तो सोचे तो क्या, आगे भी ना बढ़ सके। माहिर ने चिंता करते हुए, यही बात तो मुझे सता रही है, ऊपर से युग के साथ मेरी काशी भी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। माहिर ने इतना ही कहा था कि पूरे केबिन में की आवाज आई। जब सबने सामने देखा तो उनकी सांसें ही अटक गई, क्योंकि सामने युग ने माहिर की बात सुनकर पास रखा वास सीधा वहां के फाइल कंपार्टमेंट पर मर दिया, जिससे उसका कांच टूट गया और पूरा कंपार्टमेंट धम्मम की आवाज से जमीन पर गिरकर टूट गया। इस वक्त उसका चेहरा काला पड़ चुका था। ये एक माफिया किंग था, क्योंकि कशिश का युग उसके लिए अपने भाव में नरमी ले आता था। उसकी वो नीली गहरी आंखें लाल हो चुकी थी कि मानो उसने खून आ जाएगा। उसे देख रेयांश कुछ बोलता कि युग की एकदम कठोर और सर्द आवाज, जिसे सुनकर ही आसपास का तापमान गिरने लगे और रीढ़ की हड्डी तक कांप उठे, आई, जो दांत पीसते हुए बोल रहा था, गलती से भी गलती मत करना, मेरी मल्लिका को अगर किसी ने छुआ भी तो उसके शरीर के टुकड़े भी उसके परिवार को नसीब नहीं पड़ेंगे। उसकी बात सुन माहिर भी एक पल के लिए डर गया, फिर खुद को संभाल कर, तो क्या करेंगे? मेरी बच्ची पर खतरा तो रहेगा ना, अगर वो वहां जाएगी। उसकी बात सुन युग गुस्से से चिल्लाते हुए, अगर किसी ने मेरी मल्लिका को देखा भी, मैं उसके आंखें नोच लूंगा। उसकी बात सुन अब वहां शांति और सन्नाटा पड़ गया। फिर युग ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने मेरी बच्ची की सुरक्षा के लिए सारे बंदोबस्त किया है, तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी है, मेरा जुनून, मेरा सुकून। उसकी बात सुन माहिर को भी एक सुकून मिला। उसने अपने मन में कहा, मुझे तेरी काबिलियत पर शक नहीं है युग, बस अपनी जान के लिए डरता हूँ, पर ये भी जानता हूँ कि मेरी बच्ची एकदम सही हाथों में गई है, जो उसके नादानी को भी संभालेगा और उसे भी। फिर कुछ सोचकर माहिर ने हिचकिचाते हुए पूछा, युग, क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ? युग ने हम्म में जवाब दिया। तो माहिर हिचकिचाते हुए, वो कल तेरी फर्स्ट नाइट था, तो क्या तूने? उसके आधे सवाल को ही सुन युग समझ गया था कि वो क्या पूछना चाहता है। युग अपने चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद रखकर बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी बीबी खुद एक बच्ची है, उसके साथ जिस्मानी रिश्ते से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और जब वो होगा तब होगा। उसकी बात सुन माहिर खुश हो गया कि उसने अपनी काशी का हाथ एक सही हाथ में दिया है। रीडर्स लोग, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माहिर को पूछने की क्या जरूरत थी कि युग और कशिश के बीच कल क्या हुआ। तो ये बात माहिर ने इसलिए पूछी क्योंकि वो जानता था
कि उसकी बहन चाहे बाहर से कितना स्ट्रांग हो, पर दिल से वो अभी भी बच्ची है, जिसके लिए ये सब बहुत अचानक हो गया था। वो अपनी भाई की फीलिंग कंसर्न कर रहा है। ऐसे ही सभी लोग बहुत देर तक कुछ डिस्कस करने लगे। कुछ देर बाद रेयांश बोला, पर युग भाभी वहाँ अकेले रहेंगी कैसे? क्योंकि ऐसे सब अचानक से बदलना उनके लिए ठीक है क्या? उसकी बात सुन युग, जो इस वक्त फाइल पढ़ रहा था, वो रुक गया और उसने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, तुमसे ये किसने कहा कि बीबी अकेले हमारे साथ स्वीडन जा रही है? उसकी बात सुन त्रिश कंफ्यूजन के साथ बोला, मतलब भाई? उसकी बात में सबने मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा किया, मानो पूछ रहे हो, हाँ भाई मतलब क्या है तेरा? तो युग बिना किसी भाव के बोला, मेरी बीबी ही नहीं बल्कि आरुषि और उसकी दोस्त ईशानी और खुशी भी हमारे साथ स्वीडन जा रही है। उसकी बात सुन सबने लगभग चिल्लाते हुए क्या? सबके ऐसे चिल्लाने से युग सर्द आवाज में, क्या नहीं? हाँ। और आरुषि तो माहिर की होने वाली बीबी की तौर पर जाएगी, पर खुशी और ईशानी के मॉम डैड से बात माहिर करेगा। माहिर अपने चेयर से लगभग गिरते हुए, अबे साले, तू बोल क्या रहा है? और आज ये मुझ पर बॉम्ब क्यों फोड़े जा रहा है? उसकी बात सुन युग बिना किसी भाव के, पहली बात साला में नहीं तू है मेरा, और दूसरी बात में ये तेरा दोस्त नहीं बॉस हूँ, और तीसरा इंडिया में दोनों लड़कियों के माँ बाप तुझे जानते हैं, तो बात भी तू ही करेगा, और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, इट्स माई ऑर्डर। इतना बोलकर वो दोबारा काम में डूब गया। वही माहिर तो बेचारा मुंह बनाकर रह गया। पर उसकी हालात पर रेयांश और त्रिश को खूब हंसी आ रही थी, पर बेचारे करते क्या, क्योंकि अगर वो हल्की चूक भी करते तो एक तरफ उनका भाई यार मारता तो दूसरे तरफ उनका दोस्त मरता, इसलिए अपनी हंसी अपनी ही मुंह में कैद करके हंसने लगे। तो रीडर्स, हमरे माहिर के हालत पर किसको हंसी आई, मुझे कमेंट में बताना, और रेयांश और त्रिश की इस जुगलबंदी पर क्या कहना चाहेंगे। वही किचन में आज कशिश ने अपने दिल के मुताबिक पूरा खाना तैयार कर लिया था। उसने खाने में आलू के पराठे, पकोड़े, पनीर की सब्जी, खीर, बादाम का हलवा, रायता, छाछ, गाजर का हलवा, कचौरी, गेहवार, ये सब बना था। उसने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, हाश, मैंने सब बना लिया, अब मम्मी और अरु को बुलाती हूँ। वो पीछे मुड़ती की आरुषि की आवाज आई, हाय हाय काशू बेबी, तूने तो कितना यम्मी खाना बनाया है। वहाँ श्रावणी जी और दादी जी आ गई। उन्होंने जब देखा तो खुश होते, हाय मेरी बच्ची, तूने इतना सब क्यों बनाया, और कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अपने लिए श्रावणी जी का प्यार देख कशिश नम आंखों से, नहीं नहीं लगी। श्रावणी जी परेशान होते हुए, क्योंकि उन्होंने कशिश की नम आंखें देख ली थी, बोली, तो बच्चे, आपकी आंखें नम क्यों है? उनकी बात सुन दादी जी की भी नजर कशिश पर गई, और वो परेशान होते हुए, हाँ बेटा क्या हुआ? वो मुझे मम्मी और माहिर भाई की याद आ रही है, कशिश ने सुबकते हुए कहा। तो आरुषि उसे गले लगाकर, बेबी, अगर तू ऐसी रोई ना, तो बोल रही हूँ तेरे माहिर भाई को घर जमाई बना दूंगी, फिर तो देख लेना। उसकी बात सुन कशिश हंसते हुए, अरे परजाइजी, आप मेरे लिए मेरे भाई के साथ गलत कर रहे हो। उसकी बात सुन आरुषि मुंह बनते हुए, बेबी, तेरे उस भाई की जान तुझ में बसती है, तू खुश रहती है, तो हर कोई हंसता है, इसलिए प्लीज ऐसा रोया मत कर। उसकी बात सुन कशिश ने उसे गले लगा लिया। उनके प्यार को देख श्रावणी जी बलाया लेते हुए, हायो रब्बा, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। उनकी बात पर दादी जी मुंह बनाते हुए, अरे बच्चियों, तुम लोग अपने प्यार में अपनी कुल दादी को भूल गए। उनकी बात सुन दोनों, आरुषि और कशिश, उन दोनों को भी गले लगा लेती है। फिर कशिश अलग होकर, मम्मी जी खाना तैयार है, तो आप सबको बुलवा दीजिए ना।
उसकी बात सुन श्रावणी जी, बेटा मैं बुलवा देती हूँ, पर आप अपने हाथों के बने सारे मीठे पहले भगवान को चढ़ा दीजिए। उनकी बात कशिश ने पलकें झपकाई और आरुषि के साथ जाकर पहले गणेश फिर राधा कृष्ण को भोग चढ़ाया। और तब तक श्रावणी जी ने दादाजी, दादी जी, जो पहले से ही मौजूद थी, शिवांश जी, युग, त्रिश और रेयांश को बुलवा लिया। सब अपने जगह डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो श्रावणी जी ने दादाजी से कहा, पापा आज खाना काशी ने बनाया है, बताइए कैसा है। उनकी बात सुन दादाजी खुश होते हुए, अरे बहू हमारी काशी बिटिया जो भी बनाती है वो हमेशा ही स्वादिष्ट रहता है, बेटा आप बैठो। कशिश कुछ बोलती कि दादाजी ने आंख दिखाते हुए, बेटा आप बैठिए, अपने दादा की बात नहीं सुनोगे। अब बेचारी कशिश क्या करती, वो भी बैठ गई। किचन से रामू काका, ये के पुराने सेवक है, आए और सबको सर्व किया। जब दादाजी पहला निवाला खाने लगे तो सब टकटकी लगाए उन्हें देख रहे थे, सिवाय युग के, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी को देख रहा था, उसकी बचकानी हरकतों को महसूस कर रहा था। दादाजी तो चाव से खा रहे थे, जब उन्होंने आंख खोली तो सबको ऐसा देखता पाकर एक पल सकपका गए, फिर खुद को संभालकर, अरे भाई खाओ ना तुम लोग, अगर तुम मेरे हलवे पर नजर गड़ाए हो तो बता रहा हूँ सबको घर से बेदहाल कर दूंगा। उनके ऐसा कहते ही सभी हड़बड़ी में खाने लगे, पर जब सबने पहला बाइट खाया तो सबका मन तृप्त हो गया। सभी खाने पर टूट पड़े। युग को भी अपनी जान दिल के हाथों का खाना खूब पसंद आया और अनजाने में ही कशिश ने युग की पसंदीदा मिठाई गेहवर बनिया था, वो तो सभी लोग चाव से खा रहे थे। सभी लोग कशिश की तारीफ कर रहे थे, कशिश खुश भी हो रही थी, पर युग का ना कहना, उसकी खामोशी कशिश के मन को उदास कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद युग को खाना पसंद नहीं आया, ये सोचकर उसकी आंखें नमी पड़ जाती है। जो दादाजी देख लेते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो युग को देखकर, बाखुदार, क्या तुम कशिश से कुछ नहीं कहोगे कि खाना कैसा बना है? युग जो खाने में बिजी था, भाई हमरे हीरो को कशिश के हाथ का खाना जो भा गया था कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि उन्होंने कितने बाउल हलवा चट कर लिया था। उसने आंखें उठाकर कशिश को देखा, जो सिर्फ उसके बोलने का इंतजार कर रहा थी। उसकी नमी आंखों में देख युग को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिल को किसने अपने हाथों में पकड़कर निचोड़ लिया हो। वो जल्दी खड़ा हुआ और कशिश के पास गया। कशिश उसके अपने पास आने से खड़ी हो गई। युग ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसका ये रूप देखकर तो पूरा परिवार सदमे में चला गया। उसके आंखों से नमी साफ करके, तुम्हारे इन आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए बीबी, और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। फिर उसके नाक पर छोटी सी किस करके बोला, आज तूने सजिए मेरे लिए अपनी प्यार की थाली, कबूल किया उसका मैंने हर निवाला। इश्क बना तू, बना मेरा मजहब, तुझे बनाऊंगा अपने चांद का नीलम। उसके इतने वार्म जेस्चर से कशिश के दिल में सुकून उतार आया और साथ ही साथ शर्म भी आ रही थी। उसने अपना चेहरा युग के सीने में छुपा लिया। वही सारे परिवार वालों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही युग है जिसे दुनिया ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी निर्दय बोलता है। पर साथ में सभी खुश थे। चलो ज्यादा ना सही थोड़ा ही उन्हें उनका वही पुराना युग दिखता है। दादाजी युग को टॉन्ट मरते हुए, ओए बेशरम, शर्म नहीं आती, ये सबके सामने मेरी बच्ची को किस करता है। उनकी बात सुन युग भी उसी लहजे में, मिस्टर ओबरॉय शुक्र मानिए मैंने किस सिर्फ माथे पर किया है, आप तो दादी जी को सबके सामने ही होठ पर चूम लेते हैं। अपने पोते की बेशर्मों वाली बात सुन मयूरा जी शर्मा गई और वो दादाजी को आंख दिखाते हुए, आप कमरे में चलिए, मैं आपकी बताती हूँ। अब भाई दादाजी क्या ही बोलते, वही युग ने कशिश के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट दिया। जब सबने देखा तो एक साथ बोले, बेटा, भाभी, अरू खोलना।
देख क्या है। उनकी बात सुन कशिश ने जब ओपन किया तो उसमें युगेश नाम का लॉकेट था जो प्लेटिनम और गोल्ड का बना था। युग ने कशिश को देखकर, ये मेरा तोहफा उपहार, मेरी जुनून, मेरी जान, मेरी बीबी के लिए। उसकी बात सुन कशिश ने कसकर युग को गले लगा लिया और धीरे से थैंक यू। उसकी बात सुन युग ने नॉटी टोन में, बीबी, इसके बदले में तुमसे गिफ्ट उपहार तब लूंगा जब तुम देने को तैयार हो जाओगी। युग ने इतना धीमे कहा था कि किसी सुनिए नहीं दिया, पर युग की बातें और मतलब दोनों कशिश समझ गई थी। उसने पलकें झुका ली और लॉकेट पहना। उसके बाद सबने कशिश को कोई ना कोई गिफ्ट दिया और फिर सब नाश्ता करने लगे कि दरवाजे से एक आवाज आई, अरे भाई कहाँ गए सब के सब। ये आवाज सुनकर दादी जी और श्रावणी जी दादाजी और शिवांश जी को खा जाने वाले नजरों से घूरते हैं, मानो पूछ रहे हो इन्हें किसने बुलवाया। ये दादाजी और शिवांश जी बेचारी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो बोल रहे हो अब तो हम गए तो कौन आया है ओबरॉय विला। आखिर क्यों गुस्सा हो गई श्रावणी और दादी जी, क्यों डर रहे हैं शिवांश और दादाजी सबसे, क्या इनके आने से कुछ होगा। और दादाजी और शिवांशी जी की बैंड उनकी श्रीमती कैसे बजाएंगी। CH23 बुआ जी की हालात खराब और काशी इज इंजर्ड। बुआ जी की हालात खराब और काशी इज इंजर्ड। भाई लोगों, क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रहा क्या? क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग से हटा दिया है। अगर आपको मेरी कहानी में कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या तकलीफ है तो मैं उसे सॉल्व करूं। उसके बाद सबने कशिश को कोई ना कोई गिफ्ट दिया और फिर सब नाश्ता करने लगे कि दरवाजे से एक आवाज आई, अरे भाई कहाँ गए सब के सब। ये आवाज सुनकर दादी जी और श्रावणी जी दादाजी और शिवांश जी को खा जाने वाले नजरों से घूरते हैं, मानो पूछ रहे हो इन्हें किसने बुलवाया। ये दादाजी और शिवांश जी बेचारी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो बोल रहे हो अब तो हम गए। ये आवाज सबकी सिवाय कशिश के जानी पहचानी थी और ये आवाज सुनते ही सबका मुंह बन गया था। जब वो लोग मेन डोर की तरफ देखते हैं वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत और उसके साथ ही एक जवान लड़की खड़ी दिखती है अपने कुछ ट्रॉली बैग के साथ जिसमें उनका शायद लगेज था। तो अभी मैं उन दोनों का पहले ही छोटा सा इंट्रो दे दूं। तो ये बूढ़ी औरत दादू की दूर की चचेरी बहन की बेटी स्नेहा है, मतलब सब मिडिल एज कपल की चचेरी बहन और सब बच्चों की बुआ। वैसे तो इन्हें दादू से और शिवांश जी से कोई इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, वो तो बस उनके पैसों पर राज करने और अपने एक मकसद के लिए यहाँ आती है। उनके बाद उनके साथ जो जवान लड़की थी जिसकी उम्र करीबन युग जितनी ही होगी, वो लड़की बुआ की बेटी मधु है। मधु का युग पर क्रश है जिसकी वजह से उसे युग को किसी भी हाल में हासिल करना चाहती थी और बुआ भी हमेशा इसी मकसद से आती थी कि उसे अपनी एकलौती बेटी को इस ओबरॉय खानदान की सबसे बड़ी बहू बनाना था ताकि ओबरॉय खानदान की सारी दौलत उसकी बेटी को मिले। पर बेचारी हर बार अपने मकसद में चूक जाती थी, पर इस बार भी वो अपना कोई सॉलिड प्लान बना के आई थी ताकि इस बार वो सबको अपने जाल में फंसाकर अपने बेटी की शादी युग से करवा दे। उन दोनों खासकर मधु को देखकर सभी श्रावणी जी, मयूरा जी और आरुषि का मुंह बन जाता है और युग तो अपनी एटीट्यूड, कोल्ड और नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ ही देखता है। तभी वो बुआ शिवांश जी और श्रावणी जी की तरफ देखते हुए अपनी झूठी मुस्कान के साथ उनसे कहती है, अरे भैया, आज आपकी बहन आई है, आपको खुशी नहीं हुई क्या? उसकी झूठी बातें सुनकर श्रावणी धीरे से शिवांश जी के कानों में कहती है, शिवांश जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपने इस आफत और उसकी इस नकलची दुकान को बुलवाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं बता रही हूँ शिवांश, अगर इस चुड़ैल और इसकी ये मेकअप की दुकान की वजह से मेरी काशी और युग को कोई प्रॉब्लम हुई ना,
पहले मैं इनका बंदोबस्त करूंगी, पर उससे पहले आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कमरे से निकल जाना, क्योंकि युग और आरुषि तो ठीक है, पर मेरी काशी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आप तो गए। श्रावणी जी की ऐसी डरावनी धमकियों को सुनकर शिवांश जी उन्हें समझाते हुए उनसे कहते हैं, श्रावणी तुम ऐवे ही परेशान हो रही हो। जितनी ज्यादा चालाक वो लड़की है ना, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हमारा बच्चे है, और कशिश शायद कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर सही गलत को समझती है और उसके मुताबिक ही फैसला लेती है। उनकी बात सुन श्रावणी जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी कैसी है, पर मैं उसके लिए कोई रिस्क नहीं लूंगी, हाँ नहीं तो। अब तो शिवांश जी बेचारा मुंह बनाए हुए दादाजी को देखते हुए खुद में बोले, पापा जी, इन्हें बुलाया आपने और फंसा मुझे रहे हो। बता रहा हूँ, अगर इन दोनों माँ बेटी के कारण मुझे मेरी श्रावू ने कमरे से बाहर निकलना, तो आप भी बाहर आने के लिए तैयार हो जाए। शिवांश जी की नज़रों को समझकर दादाजी सकपका जाते हैं, फिर संभाल कर आंखों ही आंखों में बोले, अरे भाई, मुझे कहा पता था कि कल बात की और ये दोनों आज आग हमेकेंगी, पर तू चिंता मत कर, अब की युग का गुस्सा 7वें पर रहेगा, इसलिए ध्यान रखना कहीं 7:30 ही ना लग जाए। ये दादा और पापा तो सुपर रॉक है भाई। उन दोनों को देख स्नेहा जी बोली, क्या हुआ भैया, आप पापा से क्या बात कर रहे हो? दादी जी मुंह बनाते हुए, चुड़ैल तू तो चुप कर, वो दोनों अपने आने वाले दिन देख रहे हैं। दादी जी ने ऐसे कहा था कि पूरे परिवार को छोड़ किसी ने भी नहीं सुना हो। उनकी बात सुन सब मुंह दबाए हंसने लगी। बुआ को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, भाभी बड़ी माँ ने क्या कहा? श्रावणी जी बात संभालते हुए, अरे दीदी, उन्होंने बस ये कहा है कि आप बैठिए, पापा जी और शिवांश जी का तो ऐसे ही चलता रहता है। उनकी बात पर दादी जी मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ पुत्र जी, आओ तुम, अब की क्या मांगने या कुछ लेने आई हो? बुआ को दादी के बातों के पीछे का तंज समझ में आ रहा था, इसलिए वो खुद को शांत करके, अरे बड़ी माँ, बस आपकी याद आ गई, और ऊपर से हमने युग के शादी के बारे में सुना। इतना बोलकर वो सोफे पर बैठ गई। वही अपना जिक्र होते ही कशिश डरने लगी, जो महसूस करके युग की आंखें ठंड पड़ गई। उसके गुस्से के तापमान को सबने महसूस किया, सिवाय उस माँ बेटी को छोड़कर। दादाजी जानते थे, अगर इन दोनों माँ बेटी के कारण कशिश जरा भी रोई तो पूरा परिवार तो सिर्फ खा दे देगा, पर युग तो अपनी बेहरामी पे उतर आएगा, क्योंकि वो कशिश को उदास नहीं देख पाएगा। बुआ कुछ बोलती की, दादाजी बोले, अरे स्नेहा, तुमने सही कहा, शादी का, तुम आओ मिलो मेरे पोते बहू से। इतना कहकर उन्होंने कशिश को आगे आने के लिए कहा। जब स्नेहा बुआ ने कशिश को देख तो वो भी कशिश को एक पल देखती रह गई। भाई, अब हमारी हीरोइन है ही इतनी खूबसूरत। फिर खुद को संभाल कर सीधा बैठ गई। वही कशिश आगे आकर बुआ जी के पैर छुई, तो दादी जी ने ऊपरी आशीर्वाद में, हाँ हाँ छुओ मत, खुश रहो। फिर वो श्रावणी जी की ओर देखकर, भाभी, आपको युग के लिए यही एक मिली थी। जब शादी के दिन इसकी बहन भाग गई थी, तो आप इससे उम्मीद कैसे कर सकती है कि ये आपकी परिवार का मन रखेंगी? बुआ जी के इतनी कड़वी बात सुनकर कशिश को बुरा लगता है। वो वहां से किचन चली जाती है। वही ये देख मधु भी पीछे से खिसक कर चली जाती है, कशिश के पीछे किचन में। वही यहाँ बुआ कशिश की बुराई करती ही जा रही थी। सबको बुरा लग रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था जब तक युग कुछ ना बोले। यहाँ किचन में कशिश पुड़िया तल कर बना रही थी कि वहाँ मधु आ गई। वो कशिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, ओ, तो तुम हो रिप्लेसमेंट? उसकी बात सुन कशिश ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ मधु खड़ी थी, पर उसने उसे इग्नोर किया और अपना काम करने लगी। मधु खुद को इग्नोर होता देख गुस्से से, हे, 2 कौड़ी की लड़की, युग से शादी करके खुद को महान समझ रही है,
पर याद रखना कि तो सिर्फ 2% की रिप्लेसमेंट है, जिसे युग एक बार अपनी बिस्तर पर सजाएगा और बाद में फेंक देगा, और नहीं भी फेंका तो वो तुझे रखेल। मधु ने इतना ही बोला था कि तदाक की आवाज से एक थप्पड़ मधु को पड़ा। ये थप्पड़ इतना तेज था कि इसकी आवाज बाहर हॉल तक आई थी। ये सुन सभी अंदर आए तो वहां का नजारा देख सबकी जान उनकी हलक में अटक गई, क्योंकि सामने युग गुस्से में लाल आंख मधु को देख रहा था और वही मधु जमीन पर गिरी थी। उसके गालों पर युग के 5 उंगली और उसके ऊँधती की छाप आ चुकी थी। वही कशिश आंखों में आंसू लिए मुंह पर हाथ रखी थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। वही युग अपने पैरों के उन घुटों पर बैठकर मधु को उसके बालों से पकड़ लिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरी मोहब्बत के लिए इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करने की। उसकी बात सुन मधु के साथ बुआ की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बुआ आगे आकर युग के सामने खड़ी होकर मधु को छुड़वाते हुए, युग तू पागल हो गया है, वो भी इस लड़की के लिए जिसकी बहन ने तुझे मंडप पर छोड़ा और अब आए 1 दिन नहीं हुआ, और तू इसके इशारे पर नाचने लगा। उनकी बात सुन अब युग से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी महबूबा के बारे में कुछ भी गलत बोले। उसने दोनों माँ बेटी को बालों से पकड़ लिए। ये नज़ारा देखकर जहाँ पूरा परिवार सन पड़ गया, वही कशिश और आरुषि डर से कांपने लगे। होता भी क्यों नहीं, दोनों चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर सामने का नज़ारा किसी मौत से कम नहीं था, क्योंकि सामने कशिश को उसका मिस्टर हैंडसम नहीं बल्कि कोई और लग रहा था। ये उसे उसका युग नहीं लग ही नहीं रहा था, जो बाहर उससे प्यार कर रहा था, बेशर्मी दिखा रहा था। और दोनों को खरीदते हुए बाहर हॉल में लाकर इतने जोर से धक्का दिया कि दोनों माँ बेटी सामने लगे कॉफी टेबल पर जा गिरी। बुआ जी की तो हालत खराब हो गई थी। कहा वो सोच कर आई थी कि यहाँ आकर कशिश की बुराई करेगी और युग के जिंदगी से निकल फेंकेंगी, और कहा युग ने उन्हें ऐसे फेंका है जिसका कोई तोड़ या जवाब ही नहीं था। वो कुछ बोलती कि युग की बेहद डरवानी आवाज सबके कानों में पड़ी, चुप, एकदम चुप। हिम्मत भी कैसे हुई दोनों माँ बेटी की मेरी जान के बारे में उल्टा बोलने की। अब तो मधु भी गुस्से में आ गई थी। हिम्मत करके वो बोली, तो कौन है तुम्हारी ये जान? तुमने एक छोटी बच्ची से शादी की है, वो तुम्हें क्या ही दे सकती है? ना रात को तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर सुकून और ना चैन, पर तुम इस 2% की लड़की के लिए मुझे और मम्मी को खदे रहे हो। उसने इतना ही कहा था कि मधु की एकदम दर्द से भरी चीख सुनाई दी। जब सबने सामने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके बोलने से पहले ही युग ने फ्रूट बास्केट से कुकिंग नाइफ उठाकर मधु के हाथ पर दे मारा। ये देख कशिश एकदम डर गई और चीख कर बोली, युग 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 प्लीज मत करिए। अपनी बीबी की आवाज सुन युग के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। वो सीधा जाकर कशिश को गले लगाते हुए, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुन कशिश डर से हकलाते हुए, मिस्टर हैंडसम छोड़ दीजिए, इन्होंने जो बोला उसका जवाब में देती, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अपनी बीबी की बात सुन युग प्यार से, बच्चा, जनता हूँ कि तुम सब कर सकती हो, पर वो सिर्फ तब करना जब तुम्हारे पास तुम्हारा हब्बी ना हो या दूर हो, समझी? वही दोनों माँ बेटी और पूरा परिवार हैरान था कि जो युग गुस्से में आते ही तबाही शुरू करता है, वो आज सिर्फ कशिश के लिए इतना नर्म व्यवहार कर रहा था। पूरा परिवार जहाँ ये देख खुश था कि कहीं तो उनके बेटे को सुकून मिला, वही ये देख दोनों माँ बेटी का खून जल उठा। उसकी बात सुन कशिश ने अपनी पलकें झपका दी, फिर मधु की ओर देखकर, तुमने मुझे कहा ना कि मुझे युग एक दिन में ही बिस्तर पर इस्तेमाल करके फेंक देगा, पर एक बात बताऊं, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तब हमें उसके जिस्म से ज्यादा उसके बाहों की आदत होती है, क्योंकि ये बात उसका दिल भी जानता है
एक दिन ये तन रूपी चौला छूट सकता है, पर एक पाक मोहब्बत कभी नहीं टूटती। उसने ये सब युग के सीने में अपना मोह धास्य ही कहा था, इसलिए उसे अभी मधु का हाल नहीं देखा था। युग ने भी कशिश को अपने बाहों ने भर कर ही बेहद दिलकश आवाज में कहा। उनको बाहों में भरने का दिल करता है, जब उन्हें देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। वो पास होकर भी दूर है, पर आज उसकी बातों ने जाहिर किया। मेरे इश्क भी जो दूर था, वो आज मेरे पास होकर बड़ा रहा मेरा नूर है। हते लाइफ की शायरी और पूरा प्रॉपर कन्वर्जन बाइस तरें। उसकी इस बात से कशिश के दिल में जो डर था, वो काम हो गया। फिर युग ने कशिश को थोड़ा दूर करके उसे आरुषि के पास खड़ा कर दिया और बोला, बच्चा आप अरु को गले लगाए खड़े रहो, मैं आता हूँ। उसकी बात मानकर कशिश ने वैसा ही किया। फिर युग मधु के पास चलकर आया, अपने एक घुटनों के बाल पर बैठकर मधु के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर करके बेहद गुस्से से अपनी डरावनी आवाज में बोला, मेरी रूह है वो, मेरी धड़कने है वो, मेरी हर एक सांस है वो, मेरे पत्थर जैसे सीने में धड़कने वाला दिल है वो, मेरी जान, मेरी महबूबा, मेरा नशा, मेरी बच्ची, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, मेरी पहली जुनूनी मोहब्बत, मेरी बीवी है वो, इस युग ओबरॉय की मोहब्बत और उसी को तूने आज इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया। आज तेरी रूह इस कदर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा कि तू तड़पती रहेगी पर तुझे मौत नसीब नहीं होगी। उसकी बात सुन बुआ की तो हालत खराब हो गई थी। कहा वो अपनी बेटी की शादी युग से करवाने के सपने देख रही थी, और कहा आज ये सब हो गया था। वो किसी तरह खड़ी होकर श्रावणी के पास आकर बोली, भाभी प्लीज, मेरी बच्ची को अपने शैतान बेटे से बचा लीजिए, गलती हो गई हमसे, अब हम कभी नहीं आएंगे। उनकी बात पर श्रावणी जी ने खींचकर थप्पड़ स्नेहा बुआ को मारा और गुस्से से बोली, आज जो भी मेरे घर में हो रहा है, उसकी कसूरवार आप है। अब आपको मधु की शादी नहीं करवानी युग से। अभी तक तो आप मेरी बच्ची को अपशगुन, आपकी बेटी ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। आपको क्या लगता है काशू कुछ बोलती नहीं है? बोलती है, आप जैसे बदतमीज लोगों को हमारी बेटी ने पहले भी ठीक किया है, पर सिर्फ आज उसका ये बहू के रूप में पहला दिन था, इसलिए उसने आज छुपी साधी और अपने उसके चुप्पी का फायदा उठा रही थी। छी, आपको तो औरत कहते हुए भी शर्म आ रही है। वही श्रावणी जी की बात सुन सब ये तक कि युग भी उधर देखने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर मधु खड़ी हुई और वहां के पास रखा वास उठा लिया और उसको सबके सामने पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब ने सिर्फ इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरी मॉम और मुझे मारा ना, तो आज ये भी नहीं रहेगी। इतना बोलकर वो वास सीधा कशिश को मार देती है। क्योंकि इस वक्त कशिश आरुषि से अलग खड़ी थी, इसलिए वो वास सीधा उसके सर पर लगता है, जिससे सीधा वो उसके सर पर लग जाता है। कोई कुछ समझ पाता तब तक वास सीधा कशिश को लगा और वो नीचे बेहोश होकर गिर गई। युग की तो जिंदगी ही अटक पड़ी। उसने जल्दी से कशिश के पास आकर अपने बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलवाया। युग की इतनी डरावनी आवाज सुनकर गार्ड्स डर गए और तेजी से अंदर आए। युग ने अपनी जलती हुई निगाहों से उन दोनों माँ बेटी को देखते हुए कहा, इन दोनों माँ बेटी को सीधा हेल बेस में ले जाओ और जब तक मैं ना आऊं तब तक इन्हें टॉर्चर करो। उसकी बात सुन दोनों माँ बेटी की हालत खराब हो गई। वो कुछ बोलती कि गार्ड्स आगे आकर दोनों जबरदस्ती वहां से ले गए। वही युग चिल्लाते हुए, जल्दी गाड़ी निकालो। उसकी बात सुन रेयांश ने जल्दी बाहर कर कॉल आई और युग सीधा कशिश को अपने गोद में लेकर बैठ गया। युग कशिश को जगाते हुए, बच्ची आंखें खोलो, देखो मुझे, तुम डरा रही हो। पर कशिश कुछ नहीं बोलती और उसके सर से खून रिस्क हो रहा था। वही ओबरॉय विला पर सब लोग परेशान हो गए थे। श्रावणी जी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए, हे कृष्ण, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना।
अभी रौनक आई उसे, तू ऐसे छीन नहीं सकता। पीछे से उनके कंधे पर दादी जी हाथ रखकर, बेटा कुछ नहीं होगा, हमारी काशी को वो बहुत स्ट्रांग है। उनकी बात सुन श्रावणी जी उन्हें गेल लगाकर रोने लगती है। वही उनके घर में किसी की कार आती है। पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि इस वक्त कौन है, पर जब सभी माहिर को आता हुआ देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कशिश माहिर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा कशिश का? क्या सजा देगा युग बुआ और उनकी बेटी को? जब माहिर को कशिश के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए सेओ माफिया की इनोसेंट ब्राइड दुल्हन और फीमेल।